हेलो। आज हम लोग किंगडम मोनेरा पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज के डिस्कशन में बैक्टीरियल लाइफ स्टाइल और जो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हो सकते हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा विस्तार आप नहीं देने जा रहे हैं, जो आपकी करिकुलम की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग जाएंगे। कंटेंट ऑब्वियस है कि मैंने बता दिया कि बैक्टीरियल लाइफ स्टाइल एंड सम इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन होगा। यही दोनों चीज़ें आज के डिस्कशन के केंद्र बिंदु में रहेंगी। बैक्टीरियल लाइफ स्टाइल में जो सबसे पहली जो चीज़ें आएंगी, कुछ शब्द आएंगे। पहला शब्द एरोब, एनारोब। अगर बैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहे या ऑक्सीजन की आवश्यकता उसके सर्वाइवल के लिए हो तो ऐसे बैक्टीरिया को आप कहेंगे कि दे आर एरोब। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही वो सर्वाइव करे तो एनारोब उसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तीन शब्द आएंगे, ऑब्लिगेट एरोब या स्ट्रिक्ट एरोब, उसी तरह ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव। अगर हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पार्टिकुलर बैक्टीरियम इज स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एरोब, इसका मतलब होगा कि दे कैनॉट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि दे आर ऑब्लिगेट एनारोब, इसका मतलब होगा कि दे विल सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द मोमेंट ऑक्सीजन वुड बी देयर दे विल डाई। वो जब भी सर्वाइव करेंगे तो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे। ऑक्सीजन अगर आया तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर ऐसा है तो ऑब्लिगेट एनारोब कहेंगे। इन आइदर ऑफ द कंडीशन, वेदर एनवायरनमेंट इज हैविंग ऑक्सीजन और देर इज नो ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, दोनों परिस्थितियों में अगर बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, देन वी रेफर दैट वन एज फैकल्टेटिव। अब यहाँ से मुद्दा जो आएगा बैक्टीरियल लाइफ स्टाइल को लेकर के देखें तो तीन शब्द आपको यहाँ पे हम लोग देंगे कि बैक्टीरियल लाइफ स्टाइल या बैक्टीरिया बेसिकली तीन ब्रॉड, उनका लाइफ स्टाइल तीन ब्रॉड कैटेगरी में रखा जा सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफी, कीमो ऑटोट्रॉफी और हेट्रोट्रॉफी। अब इनका मायने क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफी तो इसका क्या मतलब होगा? देखो, ऑटोट्रॉफी का क्या मतलब होने जा रहा है? तो ऑटोट्रॉफी का मतलब होगा कि द ऑर्गेनिज्म शुड हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिज्म इस बात की क्षमता होनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में वो कन्वर्ट कर दे। ये क्षमता वहाँ पे आपको दिखाई पड़नी चाहिए। इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिड्यूस करने की क्षमता अगर ये है तो वो ऑटोट्रॉफिक है। अब ऑटोट्रॉफिक को आप इस रूप में नहीं अब डिफाइन किया कीजिए कि अगर अपना भोजन स्वयं बना ले तो ऑटोट्रॉफिक है, नहीं बनाए तो हेट्रोट्रॉफिक है। ये डिफिनीशन जो है 7th 8th के बच्चों के लिए वहाँ तक ठीक है। बियॉन्ड दैट इसको थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना चाहिए। हाउ यू आर गोइंग टू अपग्रेड द डिफिनीशन? तो डिफिनीशन अपग्रेड आप इस मामले में करेंगे कि अगर इनऑर्गेनिक कार्बन को या स्पेसिफिकली हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रिड्यूस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड या शुगर बनाने की क्षमता किसी ऑर्गेनिज्म में है तो वो ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। और ये क्षमता अगर नहीं है तब आप उसे कह देंगे कि ये क्या होगा, देन दैट विल बी नोन एज कि वो हेट्रोट्रॉफिक होगा। तो इस बात को अगर सिंपल तरीके से आप दिखाएं तो ये होगा कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिड्यूस करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू रिड्यूस इट। और इसके रिडक्शन के लिए ये जब रिड्यूस करेंगे तो इसके रिडक्शन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये रिड्यूस फॉर्म हुआ। और अगर ऐसा है तो देखो, इस रिडक्शन के लिए ऑलवेज एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात है कि अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो ऑटोट्रॉफी है वो। और यहाँ पे हमेशा आवश्यकता पड़ेगी किसकी? तो ऑलवेज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। निश्चित तौर पे यहाँ क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब रिडक्शन करने वाला ऑटोट्रॉफी हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गया। अब किस तरह की एनर्जी, इस रिडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? अकॉर्डिंगली दो टाइप होगा, वो या तो फोटो ऑटोट्रॉफी होगा या कीमो ऑटोट्रॉफी होने जा रहा है। जैसे इसको हमने कहा कि ये ऑटोट्रॉफी है, इसी को आप कहेंगे कि ये क्या होगा? ऑटोट्रॉफी होने जा रहा है। इट विल बी नोन एज ऑटोट्रॉफी। अब ये जो ऑटोट्रॉफी हुई, अगर ये क्षमता नहीं होगी तो हेट्रोट्रॉफी है। तो जहाँ ऑटोट्रॉफी होगी वहाँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेगा वो बैक्टीरिया, लेकिन जहाँ हेट्रोट्रॉफी हुआ दैट विल रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अब डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑटोट्रॉफी की दो कैटेगरी होगी। एक को आप कह रहे हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफी होगा और दूसरे को कह रहे हैं कि ये क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफी होने जा रहा है। एक को कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफी और दूसरे को कीमो ऑटोट्रॉफी कहेंगे। सबसे पहली बात, फोटो ऑटोट्रॉफी क्या होगा। तो देखो, फोटो ऑटोट्रॉफी में यहाँ पे जो बैक्टीरिया का केस आप देखने जा रहे हैं उसमें आप पाएंगे कि ये ऑब्लिगेट एनारोब होंगे। ये ऑब्लिगेट एनारोब होंगे जिसका मतलब हो गया कि दे आर गोइंग टू सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और देखने में ये ग्रीन या पर्पल होने जा रहे हैं, तो ग्रीन या पर्पल बैक्टीरिया होंगे जो ऑब्लिगेट एनारोब होंगे एंड दे हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर। किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कार्बन को शुगर में। अब इस रिडक्शन के लिए ऑलवेज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिड्यूस कीजिएगा तो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे इस पार्टिकुलर केस में या तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा या फिर थायोसल्फेट होगा या हाइड्रोजन होगा या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन इस मुद्दे पे आने के पहले मैं जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है उसको लिख करके थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का बेसिक या बिल्कुल एलिमेंट्री आइडिया आपको देना चाहता हूँ, ताकि कंपैरिजन के बेसिस पे आप इस बात को फॉलो कर पाएँ। जो फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होगा उसको पहले आप देखिए। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फोटोसिंथेसिस जो आप नॉर्मली प्लांट्स में देखते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिड्यूस हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है, दैट इज बीइंग रिड्यूस। और दूसरी तरफ ये जो वाटर है इट स्प्लिट्स, ये वाटर स्प्लिट कर रहा है और इसके स्प्लिट करने के बाद आप लेकर के देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है, और ये हाइड्रोजन आप लेकर के देखें तो यहाँ पे ये यूज़ होने जा रहा है। अब देखो, ये जो प्लांट्स में जो ये आपको फोटोसिंथेसिस दिखाई पड़ेगा उसमें आप देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होने जा रहा है। तो ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा उस फोटोसिंथेसिस को आप कहते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कैसा होगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा। इट विल बी नोन एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा। एंड हाउ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड? तो ऑक्सीजन इसलिए रिलीज होने जा रहा है बिकॉज वाटर इज लाइज्ड, वाटर को तोड़ रहे हैं, देयर इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को तोड़ा जा रहा है। व्हाई वाटर इज बीइंग फोटो ऑक्सीडाइज्ड? पानी को क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप एकदम एलिमेंट्री, एकदम बच्चों की तरह बात करें तो आप ये कहिएगा कि कार्बन को रिड्यूस करना, यानी कार्बन के साथ एकदम, मैंने कहा ना कि बच्चों की परिभाषा लीजिए, तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या होगा, कार्बन वुड बी रिड्यूस्ड। यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर और यहाँ हाइड्रोजन आ गया है, इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो ये हाइड्रोजन आएगा पानी से। एंड फॉर दैट वाटर हैज़ टू बी स्प्लिट, वाटर को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो वाटर को तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए इसे कहेंगे कि ये क्या है, फोटो ऑक्सीडेशन है, फोटोलाइसिस हो रहा है पानी का। लाइट की मदद से इस एनर्जी को क्या किया जा रहा है, ये वाटर को तोड़ा जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा अगर हाइड्रोजन के टर्म में बोलने की बजाय कहें कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से पानी से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे बोलें, या फिर आप बोल दें कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें पानी को तोड़ना पड़ेगा। पानी को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, और चूंकि इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा, दैट्स वाई इस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस फोटोसिंथेसिस एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसलिए इसे कहेंगे कि ये क्या होगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये होने जा रहा है। अभी जो स्थिति बैक्टीरिया की आने जा रही है, अब इसको लेकर के आप आराम से कंपेयर कीजिए। इसमें आप लेकर के देखिएगा कि
यस देयर इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे आप लेकर के देख रहे हैं कि वाटर डज नॉट सर्व एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पानी को हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में यूज नहीं करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया जो होगा पानी को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में यूज नहीं करेगा फॉर रिडक्शन ऑफ, ये रिडक्शन के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं करने, बैक्टीरिया जो होगा पानी का इस्तेमाल नहीं करने जा रहा है। फिर ऐसी स्थिति में आप क्या लेकर के देखिएगा कि ये जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड मैं लेकर के यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन सल्फाइड टूटेगा, टूटने के बाद जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ या जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उस इलेक्ट्रॉन की मदद से, जैसे ये सल्फर रिलीज हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आप लेकर के देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए स्थिति थी वो स्थिति पूरी हो रही है इस हाइड्रोजन सल्फाइड के टूटने के बाद जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ उसकी वजह से। मैं अगर इसको थोड़ा तकनीकी तौर पे बोलूं तो मैं ये कहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो है दैट इज बीइंग एकम्प्लिस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव बीन रिलीज्ड बाय लाइसिस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड हो या थायोसल्फेट हो या यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वो जब टूटेगा तो देयर विल बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। चूंकि पानी का इस्तेमाल एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, अगेन आई रिपीट इट, चूंकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में वाटर इज नॉट बीइंग यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और इसलिए ये जो फोटोसिंथेसिस होगा, इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस फोटोसिंथेसिस एज इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसे कहेंगे कि ये क्या है, इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। आई होप इट शुड बी क्लियर। चूंकि पानी का इस्तेमाल नॉर्मल प्लांट की फोटोसिंथेसिस में जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या एकदम बच्चों की तरह बोलें तो पानी हाइड्रोजन देगा कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, दैट्स वाई ऑक्सीजन वुड बी रिलीज्ड। लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आप लेकर के देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड या ऑर्गेनिक कंपाउंड या थायोसल्फेट या हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वाई देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और इसीलिए इस फोटोसिंथेसिस को इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का नाम आप दीजिएगा। और अब आप समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के बावजूद भी ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब हैं डिस्पाइट बीइंग फोटोसिंथेटिक। इज इट क्लियर? आई होप सो। अब आप यहाँ से आ जाइए किस पे, नाउ यू शिफ्ट ऑन कीमोऑटोट्रॉफी। अभी मैंने आपको कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड को अब आपको क्या करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना है, दिस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। और इसके रिडक्शन की वजह से आप लेकर के देखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपको एक एनर्जी चाहिए। अब अगर ये एनर्जी आ रहा था किससे, अगर ये लाइट से एनर्जी आ रही थी, अगर ये लाइट एनर्जी है, तब आपने इसे कहा था कि ये क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफी होगा। और इस फोटो ऑटोट्रॉफी में तुरंत मैंने बताया कि जो फेनोमेनन होगा उस फेनोमेनन को हम लोगों ने नाम दिया कि वो फेनोमेनन क्या होगा, दैट विल बी फोटोसिंथेसिस। इस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है। लेकिन दूसरी स्थिति भी ऑटोट्रॉफी की हो सकती है, वो क्या होगा, तो देखो उसमें तुम पाओगे कि इनऑर्गेनिक कोई सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑक्सीडाइज कीजिए, इसमें निश्चित तौर पे ऑक्सीजन लगेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया। और इस ऑक्सीडेशन में देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, इस ऑक्सीडेशन की क्रिया में एनर्जी का रिलीज होगा। और अगर इस एनर्जी की मदद से इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिड्यूस करेंगे, ध्यान दीजिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपने लिया
और उसको ऑक्सीजन की मदद से आपने ऑक्सीडाइज किया, इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया गया और दैट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Whenever this oxidation would take place, there will be release of energy, or if this energy is being used for reducing carbon dioxide, inorganic substance के oxidation की क्रिया with the help of oxygen, इस oxidation में there will be release of energy. If that energy is being used to reduce carbon dioxide, इस क्रिया को आप नाम दीजिएगा कि ये क्या होगा. We refer this one as कीमो ऑटोट्रॉफी. इसी क्रिया को आप कहेंगे कि ये क्या है. वी रेफर दिस वन एज कीमो ऑटोट्रॉफी. इसी को कहेंगे कि ये क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफी होगा. ऑटोट्रॉफी हर वो क्रिया होगी जहाँ कार्बन रिड्यूस होगा. इस रिडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए. अगर ये एनर्जी लाइट एनर्जी है तो फोटो ऑटोट्रॉफी, और वो वहाँ पे जो फिनोमेनन आप देखते हैं दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. उसी तरह यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई उसका इस्तेमाल होगा तो कीमो ऑटोट्रॉफी कहलाएगा, और प्रक्रिया जो होगी उसे हम लोग कीमो सिंथेसिस कहेंगे. अब किस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली 3 ब्रॉड कैटेगरी दिखाई पड़ेगी. एक जो कैटेगरी होगी वो होगी इसकी एक कैटेगरी होने जा रही है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, दूसरी सल्फर ऑक्सीडाइजिंग की, और तीसरी आयरन बैक्टीरिया की. अब देखो, जिसे आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे वो क्या करेगा, तो बेसिक आप जो आर्गुमेंट था उसे भी याद कीजिए. हम लोगों ने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ नाम दिया गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. तो व्हाट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वुड बी डूइंग, तो ये अमोनिया को नाइट्राइट में, ये अमोनिया को क्या करेगा, तो नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. अमोनिया इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्राइट. फिर अदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो होगा दैट विल बी फर्दर ऑक्सीडाइजिंग दिस नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट. तो दिस ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, इसको नाइट्रिफिकेशन कहेंगे, और ये बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे. जब कभी भी ये ऑक्सीडेशन होगा फ्रॉम अमोनिया टू नाइट्राइट देयर विल बी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा. ऑब्वियसली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वुड बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. उसी तरह सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाम अपने आप में इस बात का इंडिकेटिव है कि यहाँ सल्फर जो होगा उसको ऑक्सीडाइज करेंगे. जो अब सल्फर कहाँ पे है, तो सल्फर हो या हाइड्रोजन सल्फाइड हो या पार्शियली ऑक्सीडाइज सल्फर हो, दैट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू सल्फेट. और फिर वही बात कि इस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगा, एंड what would be the use of that energy, to reduction of carbon dioxide. आयरन बैक्टीरिया, तो ये फेरस फॉर्म में जो आयरन होगा that will be oxidized into ferric form, और इस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी मदद से फिर आप कार्बन को रिड्यूस करने जा रहे हैं. तो आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसका मतलब होगा कि फेरस फॉर्म के आयरन को ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो इसके बारे में मैंने आपको कहा कि ये जो होगा वो सल्फर हो प्लेन या पार्शियली ऑक्सीडाइज सल्फर हो या हाइड्रोजन सल्फाइड हो, उनको सल्फेट में ऑक्सीडाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. एनर्जी रिलीज होगी, क्या उसका होगा मैं कई बार कह चुका हूँ. और फिर इसके बारे में जो मैंने कहा कि अमोनिया को नाइट्राइट में रिड्यूस ऑक्सीडाइज कीजिए और फिर नाइट्राइट को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दीजिए नाइट्रेट में, तो ये पूरी प्रक्रिया ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट वुड बी नोन एज नाइट्रिफिकेशन, and the bacteria which will be carrying out this particular process would be known as nitrifying bacteria. ये पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है नाइट्रिफिकेशन का, नाइट्रोजन साइकिल में ये बात आपको मिलेगी. नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो चैप्टर होगा वहाँ पे ये चर्चा आएगी, इकोलॉजी में भी ये चर्चा आने जा रही है. तो कीमो ऑटोट्रॉफी का केस मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. वापस आइए आप हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में. शुरू में ही मैंने कहा कि अगर
कार्बन, इनऑर्गेनिक कार्बन को रिड्यूस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बनाने की क्षमता है, तब आप उसे नाम दे दीजिए कि वो क्या होगा, ऑटोट्रॉफी होगा, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होगा। एंड इफ दिस एबिलिटी इज नॉट देयर, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की क्षमता अगर नहीं है, तो उसे कहेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, और नेचुरली दे विल रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बाहर से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव करेंगे, अन्यथा वो सर्वाइव नहीं करने जा रहे। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बायोंट हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक फॉर्म्स हो सकते हैं। इनका कोई भी फॉर्म हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो, सिम्बायोंट भी हो, या फिर वो आपको पैरासिटिक फॉर्म भी होंगे। अब यहाँ से आप लेकर के आएंगे जिस मुद्दे पे, उसमें अब हेटेरोट्रॉफिक को थोड़ा सा आप एक्सपैंड करेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक में जो चीज़ें आएंगी, सबसे पहली बात तो यही आएगी कि ये कैसा होगा। तो फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक फॉर्म हो गए, नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को, इनऑर्गेनिक कार्बन को, सॉरी, और इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एंड दैट्स वाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। ये बात ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में सही होगी। और ये एरोब भी हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब भी हो सकते हैं, या फिर ये फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक होने की वजह से इसके एरोबिक, एनारोबिक या फैकल्टेटिव होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात होगी कि पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट्स कभी भी होस्ट के ऊपर, मतलब दे विल गेट देयर नरिशमेंट फ्रॉम ए लिविंग प्रोटोप्लाज्म, वो लिविंग प्रोटोप्लाज्म से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो पैरासाइट का मतलब होता है जो होस्ट पे रहे, होस्ट से शेल्टर भी मिले, भोजन भी मिले। तो जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होंगी, दे ऑलवेज रिक्वायर स्पेसिफिक, उनको हमेशा आवश्यकता पड़ेगी स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर की, और ये स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, दे विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट। स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड दे विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उनको प्राप्त किया जाएगा किससे, तो दे विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होस्ट। और जहाँ तक फ्री लिविंग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का है, इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया, इसे आप ऐसे कहें कि ये नंबर ऑफ फ्री लिविंग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर सिर्फ फंगल मेंबर ही, ये सॉरी, सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं होंगे, फंगल मेंबर होंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट फंगल मेंबर्स होने जा रहे हैं डिकम्पोजर्स के रूप में, उतने ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया भी होंगे। यही दो कैटेगरी है किसकी, तो यही दो कैटेगरी होने जा रही है किसकी, डिकम्पोजर्स की। तो एक को मैंने कहा कि फंगल मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स, एक आप देखेंगे कि फंजाई होगा, और दूसरे केस में आप लेकर के देखेंगे कि बैक्टीरिया होने जा रहे हैं, एंड बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से आप लेकर के देखेंगे कि ये जो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, ये ग्राम निगेटिव दोनों होंगे, और ये नाइट्रोजन फिक्सर हैं, दोनों के दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ग्राम निगेटिव होंगे। लेकिन दोनों में एक फ़र्क होगा, ये फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, और ये जो होगा वो सिम्बायोंट के रूप में, ये भी फ्री लिविंग हो सकता है, ये भी राइजोबियम भी फ्री लिविंग होगा, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स अगर इसको करना है तब ये सिम्बायोटिक कंडीशन में सिम्बायोसिस के बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। जब कभी भी हम लोग कहेंगे कि सिम्बायोसिस, तो सिम्बायोसिस एक ऐसा इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप है, दो स्पीसीज के बीच का ऐसा रिलेशनशिप है विच इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम, जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो राइजोबियम जो होगा उसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ होने जा रहा है, और तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, बट दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन फ्री लिविंग स्टेट एज वेल। एजिटोबैक्टर, ये भी ग्राम निगेटिव फ्री लिविंग एरोबिक सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया होंगे, लेकिन ये फ्री स्टेट में, फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। अब यहाँ पे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स पे आप चर्चा करेंगे। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होंगे हेटेरोट्रॉफिक, उसमें एक केस आएगा स्यूडोमोनास का। तो देखो स्यूडोमोनास जो होंगे इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे स्पीसीज होने जा रहे हैं, एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होने जा रहे हैं।
और इनमें एबिलिटी होगी तमाम तरह के नेचुरल या मैनमेड कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने की। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं या जिसे मनुष्य ने बनाया है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को डिकम्पोज करने का काम जो होगा सीडोमोनास के द्वारा होगा। और सीडोमोनास के द्वारा वाइल स्पाइलेज जो होता है, समुद्र से जो तेल एक देश से दूसरी देश की तरफ ले जाए जाते हैं, तो कई बार स्पाइलेज, उसका वाइल स्पाइलेज देखा जाता है, उसको भी डिकम्पोज करने के लिए सीडोमोनास की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखिएगा प्रोफेसर आनंद चक्रवर्ती ने सीडोमोनास का एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म बनाया था जो कि वाइल स्पाइलेज को बहुत इफ़ेक्टिवली ख़त्म करने के लिए जिम्मेवार था, और वो पहला ऑर्गेनिज्म था, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वाज गिवन पेटेंट, बायो पेटेंट का वो पहला उदाहरण था। उस पर 2-4 लाइन हम लोग बातचीत करेंगे बायोटेक्नोलॉजी जब देखेंगे। इसमें एक और कैटेगरी आएगी एंटेरिक बैक्टीरिया की। तो एंटेरिक बैक्टीरिया में फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया शामिल होंगे, और इसमें से कुछ हम लोगों के गट में, एलिमेंट्री कैनाल में भी उपस्थित होंगे। एस्चेरिचिया कोलाई जो होंगे वो सीवेज में पाए जाते हैं। जो डोमेस्टिक हम लोगों के घरों से जो पानी निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होगा, वो प्रायः सीवेज के नाम से जाना जाएगा, और उसमें आप लेकर के देखिएगा कि एस्चेरिचिया कोलाई उपस्थित होगा। इफ एस्चेरिचिया कोलाई इज बीइंग रिपोर्टेड इन वाटर, अगर पानी में एस्चेरिचिया कोलाई रिपोर्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि दिस वाटर इज कंटामिनेटेड बाय सीवेज। अगर किसी पोर्टेबल वाटर में, किसी पीने वाले पानी में एस्चेरिचिया कोलाई इज बीइंग रिपोर्टेड, इसका मतलब होगा कि ये पोर्टेबल वाटर जो सप्लाई हो रहा है ये कंटामिनेटेड है सीवेज से। इट शुड बी वेरी क्लियर। कुछ इसमें टॉक्सिन भी पैदा करेंगे, जैसे विब्रियो कॉलरी जो कि कॉलरा कॉज करेगा, सैल्मोनेला टाइफोसा जो कि टाइफाइड कॉज करेगा। भारत के विभिन्न शहरों में टाइफाइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। कॉलरा इज नॉट सो कॉमन बट टाइफाइड इज स्टिल वेरी कॉमन डिजीज, जो ऑब्वियस है कि खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से या पानी के माध्यम से आसानी से लोगों को इन्फेक्ट करता है। जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, खाने वाले, बेचने वाले तो नहीं ही रखते हैं, खाने वाले भी अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो टाइफाइड बहुत रैम्पेड है। इंडियन जो टाउन्स हैं या जो सिटीज़ हैं उनमें ये बहुत कॉमन है। बहुत बड़े पैमाने पे टाइफाइड आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद स्पाइरोकिट्स की बात करें तो ये स्पाइरल इनका अपीयरेंस होगा, बाइपोलर फ्लैजिला यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एंड सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस जो होगा दैट विल बी ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलिडम। ये ट्रैपोनिमा पैलिडम के द्वारा कॉज किया जाता है। इसमें एक विद्यार्थी की बात मुझे याद आती है, उसने कहा कि सर यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। मैंने पूछा व्हाई यू आर सेइंग लाइक दैट, तो उसका जवाब ये था कि इन दोनों के नाम में संकेत छिपा हुआ है। विब्रियो कॉलरी, कॉलरी में लिखा हुआ है कॉलेरा, तो ये थोड़ी ना कोई पूछेगा। ठीक उसी तरह इसका कहना था कि सैल्मोनेला टाइफोसा, टाइफोसा एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं टाइफाइड कॉज करने जा रहा हूँ, बट ट्रैपोनिमा पैलिडम में ये संकेत कहीं नहीं छिपा हुआ उसके नाम में कि इट इज गोइंग टू कॉज सिफिलिस, ये सिफिलिस कॉज करेगा, ये वहाँ पे कहीं से नहीं दिख रहा है। तो उसका ये जो आर्गुमेंट था, जो ये कॉमन सेंस जो उसका था, दैट्स प्रेज वर्दी। तो वो क्वेश्चन के लिए उसके कॉमन सेंस की मैं इज्जत कर रहा हूँ, अभी मैं उसको कोट कर रहा हूँ विदाउट नेमिंग हिम, लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी होगा कि ये सारे नाम विथ द काइंड ऑफ डिजीज दे कॉज आप याद रखिए, ये ज़रूरी है। दूसरी जो बात आप लेकर के देखेंगे, जैसे एक ये भी मतलब सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये एक लाइन एक बार और आएगा जब यूनिट नंबर आप आगे यूनिट 10 जब देखेंगे तो वहाँ पे ये बात आएगी। अभी से याद रखें, ये बात भी एस्चेरिचिया कोलाई की उपस्थिति अगर वाटर सप्लाई में है तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से संकेत करेगा कि जो पानी सप्लाई किया जा रहा है दैट हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय सीवेज। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे अर्बन एरिया में वाटर सप्लाई का। अब चूँकि गांव में भी वाटर सप्लाई इंश्योर किया जा रहा है तो इससे बचने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। और ये दोनों बीमारियों के बारे में थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे आगे 12th में भी करनी है, इसके बारे में एटलीस्ट सैल्मोनेला टाइफोसा के बारे में बातचीत आपको करनी है। हम लोग भी वहीं इसकी चर्चा करेंगे। अब इसके बाद माइकोप्लाज्मा और मॉलिक्यूल्स पे आप आएंगे। तो माइकोप्लाज्मा और मॉलिक्यूल्स की कुछ खास बातें होने जा रही हैं। माइकोप्लाज्मा और मॉलिक्यूल्स की खास बात,
एक दो बातें तो आप जान रहे हैं कि एक तो याद रखिए कि माइकोप्लाज्मा को ही मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एक तो ये याद रखें, और ये स्मॉलेस्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है। इसको आप एज एन एग्जाम्पल दिमाग में रखते हैं स्मॉलेस्ट सेल के एग्जाम्पल के रूप में, ये एक स्मॉलेस्ट सेल का एग्जाम्पल भी होने जा रहा है। लेकिन इसमें अन्य कई बातें भी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये बात महत्वपूर्ण है कि इसमें सेल वॉल नहीं होगा। बैक्टीरिया में सेल वॉल की उपस्थिति एक बहुत रिमार्केबल फीचर है। यहाँ पे आप लेकर के देख रहे हैं कि सेल वॉल इज मिसिंग, सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं होने की वजह से ये प्लियोमॉर्फिक होने जा रहा है, इसका रूप जो होगा वो बदलता है, रूप बदलने की वजह से इसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। और पुरानी कोई किताब होगी या कोई पुराना बंदा आपको पढ़ाएगा तो बोलेगा कि इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जोकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रूप बदलता है। अब उस बेसिस पे आप कहिएगा तो कई सारा नाम आप दे सकते हैं, जैसे जो पॉलिटिशियन एक दल से दूसरे से तीसरे दल में जाते हैं और हर दल में जाने के साथ उनकी विचारधारा और रूप रंग भी बदल जाता है, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि वो क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम के माइकोप्लाज्मा है। लेकिन हम लोग न जोकर कहेंगे न कुछ कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि ये प्लियोमॉर्फिक हैं, और ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होगा, एंड दैट्स वाई दे वुड बी एबल टू चेंज द शेप। वो अपना शेप बदल सकते हैं सेल वॉल नहीं होने की वजह से। सेल वॉल नहीं है इसलिए कई ऐसे एंटीबायोटिक के प्रति ये रेजिस्टेंस दिखाएगा जो एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को रोक के काम करते हैं। There are a number of antibiotics which act on cell wall synthesis, which inhibit cell wall synthesis. जैसे पेनिसिलिन ही है, वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करता है। तो वैसे एंटीबायोटिक जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करेंगे, उन एंटीबायोटिक के प्रति माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट होंगे। चूंकि सेल वॉल ही नहीं है तो फिर वो बैक्टीरिया इसको मारेगा कैसे? प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है कि ऐसे एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम करें। अब इसके बाद बात आती है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल भी आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने आपको जब प्रोकैरियोटिक सेल बताया था तो वहाँ ये बात बताई गई थी कि बैक्टीरियल सेल में स्टेरॉल नहीं होते हैं, बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल नहीं होता है। आई अंडरलाइन इट, absence of sterol in prokaryotic plasma membrane. In place of sterol, what I have suggested, मैंने क्या कहा था? तो मैंने कहा था कि there will be presence of hopenoid and squalene, लेकिन यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि स्टेरॉल प्रेजेंट होगा। और ये यूनिक फैक्ट है अबाउट प्रोकैरियोट, ये दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा के लिए एक यूनिक बात होने जा रही है। और ऑब्वियस है कि स्टेरॉल में जब समझाया था तो मैंने ये बात आपसे कही थी कि स्टेरॉल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडरेटिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लूइडिटी। वही बात यहाँ पे आप लेकर के देखेंगे कि ये रेगुलेटर होगा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के लिए, ये रेगुलेटर होगा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के लिए। और इसमें एक ही मेम्ब्रेन होगा, इसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखने जा रहा है। इसका जीनोम अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट होने जा रहा है, और इसका जो डीएनए होगा उसमें गुआनिन की मात्रा कम होगी, साइटोसिन की मात्रा ज़्यादा होने जा रही है। प्लांट में इट विल बी कॉजिंग ए डिजीज जिसे विचेस ब्रूम कहेंगे। प्लांट में इट विल कॉज ए डिजीज विचेस ब्रूम कहा जाएगा। एनिमल में ये PPLO, ये जो होगा एनिमल में, इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा? PPLO होने जा रहा है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसे आप कहेंगे एनिमल में। अब यहाँ से आप आ जाते हैं जिस मुद्दे पे, एक रिकेट्सिया होगा, दूसरा क्लेमाइडिया होगा। रिकेट्सिया भी ग्राम नेगेटिव हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे, और ये बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक में ये पैरासाइट होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, और उसमें भी इंट्रासेलुलर होंगे। तो एक तो हो गया कि ये हेटेरोट्रॉफिक है, समझ रहे हैं आप, इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक में रिड्यूस नहीं कर सकता है। इंट्रासेलुलर, विद इन द सेल, होस्ट सेल के अंदर रहेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी दे कैन सर्वाइव ओनली ऑन लिविंग प्रोटोप्लाज्म। अगर हम कह रहे हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो दे कैन सर्वाइव ओनली ऑन लिविंग प्रोटोप्लाज्म। जैसे ही लिविंग प्रोटोप्लाज्म इसको नहीं मिलेगा, दे विल नॉट सर्वाइव एनी मोर। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एडिनाइलेट एक्सचेंज होगा, जो ADP दे करके ATP क्या करेगा? एक्सचेंजिंग ADP फॉर ATP।
ADP दे करके ये जो एडिनाइलेट एक्सचेंज जो होगा उसमें आप लेकर के देखिएगा कि इस एक्सचेंज के माध्यम से ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को काफ़ी हद तक रेगुलेट करने, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी ये बेहतर तरीके से इसके माध्यम से कंट्रोल रखता है एडिनाइलेट एक्सचेंज के माध्यम से। एक्चुअली होता क्या है कि इसके पास ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म है, ये ऑक्सीडेशन कर सकता है जैसे ग्लूटामेट हुआ, और इस ऑक्सीडेशन के माध्यम से जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को ये मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर इसको ग्रो करना है तो ये जो होगा ये तब एनर्जी प्राप्त करेगा एक्सटर्नल मीडियम से। अगर इसको ग्रो करना है तो ये एनर्जी एक्सटर्नल मीडियम से प्राप्त करेगा, और अगर इसको मेंटेनेंस अपना करना है तो उसके लिए ये एनर्जी स्वयं ही ऑक्सीडेशन के जरिए ये प्राप्त कर लेगा। It will get energy by oxidizing compound like glutamate, but this energy would be used for maintaining it. लेकिन अगर इसको ग्रो करना है तब ये सराउंडिंग से एनर्जी लेने जा रहा है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बंदा है जो बहुत ही सिंपल काम करता है तो उसकी सैलरी के माध्यम से उसका जीवन यापन तो हो रहा है, लेकिन अगर वो सोचे कि जीवन में कोई बहुत बड़ा काम कर दें, फिजिकल एसेट कोई बहुत बड़ा खड़ा कर दें, तो उसके लिए उसकी सैलरी नाकाफ़ी होगी, और निश्चित तौर पे तब ऐसी स्थिति में उसको दूसरे सोर्सेज से फाइनेंसेस मैनेज करने होंगे। समवॉट लाइक दैट रिकेट्सिया के बारे में आप कह सकते हैं। फॉर ग्रोथ के लिए इसको एनर्जी जो होगी वो मिलेगी बाहर से, मेंटेनेंस के लिए एनर्जी खुद ग्लूटामेट जैसे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके ये बना देगा। नेक्स्ट जो बात आएगी क्लेमाइडिया। देखो क्लेमाइडिया ये भी ग्राम नेगेटिव हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा, इसमें भी इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में ये दिखाई पड़ेगा। ये एनर्जी पैरासाइट है, दैट्स वेरी यूनिक फैक्ट। ये जो है वो एनर्जी पैरासाइट है, वेरी यूनिक फैक्ट। ये क्या होगा, ये एनर्जी पैरासाइट होने जा रहा है। मतलब ये अपने मेंटेनेंस के लिए भी जो होगा ये एनर्जी की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी ये होस्ट से एनर्जी इसको मिलेगी। ये एनर्जी पैरासाइट है, यानी ये अपने सर्वाइवल के लिए भी एटीपी नहीं बना सकता है। ये लेगा किससे, तो जिस होस्ट के अंदर ये ग्रो कर रहा है उससे ये लेने जा रहा है। फिर अब आप यहाँ से आ जाते हैं जिस मुद्दे पे, ग्राम पॉजिटिव हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हालांकि इसमें कोई बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर के बातचीत नहीं की गई है। ये फॉर्म इसमें आप देखिएगा कि ढेर सारे स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई होंगे इसमें, और इसमें कुछ एरोब्स होने जा रहे हैं। सम ऑफ देम आर एरोब्स जो कि सॉइल में होंगे, और जो सॉइल में इस तरह के एरोब्स होंगे नॉर्मली वो डिकम्पोजर के रूप में काम करेंगे। और जो पैथोजेन, इसमें कुछ पैथोजेन भी होंगे। पैथोजेन का क्या मतलब होता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होगा उसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे। और इसमें जैसे एंथ्रैक्स जो होगा, एंथ्रैक्स नामक बीमारी जो होगी, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाएगा। अब स्पोर फॉर्मेशन कब होगा, तो देखो स्पोर फॉर्मेशन कभी भी ये जो होगा एडवर्स कंडीशन में होगा। तो ये अगर एनारोबिक कोई बैक्टीरिया है तो उसके लिए एडवर्स क्या होगा कि एरोबिक कंडीशन आ जाए। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि स्पोर फॉर्मेशन तब प्रारंभ होगा जब एनारोब जो होगा वो किसी एरोबिक कंडीशन में चला जाए। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई को लेकर के देखें, जो कि टेटनस कॉज करता है, तो ये जो होगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टेटनस इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वो एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के रूप में आप जानते हैं। पहले भी क्लोस्ट्रीडियम का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको। कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जो होंगे जो इस कैटेगरी में होंगे उनमें के द्वारा फर्मेंटेशन कॉज किया जाएगा। और इसमें आप देखिएगा कि इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन देखना है, ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन भी ये कर सकते हैं, या एसीटोन फॉर्मेशन के लिए भी ये बैक्टीरिया जिम्मेवार हो सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है, दो एग्जाम्पल और भी लेके हम लोग आएंगे एक्टिनोमाइसिटिस का। तो ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। इनके जो मैंने इनके रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था कि दे विल रिप्रोड्यूस आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, दे विल रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये फिलामेंटस होंगे। दूसरी बात है कि दे आर गोइंग टू सिक्रीट एंटीबायोटिक्स, और उसमें जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिटिस हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोमाइसिटिस हो गया, इस तरह के जो एंटीबायोटिक्स होंगे दे विल बी सिंथेसाइज्ड बाय
एक्टिनोमाइसिटिस, और ये बहुत एक्टिव डिकम्पोजर हैं सॉइल में, दे आर वेरी एक्टिव डिकम्पोजर्स इन सॉइल। ठीक है, लैक्टोबैसिलाई ये बहुत पॉपुलर है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूध की कर्डलिंग हो गई या दही योगर्ट जो बन गया, उनमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होगी। और ये ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया नहीं हैं। अब आप यहाँ से आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी पे। तो देखो, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो प्रिमिटिव अर्थ जो था, उस प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन वाज मिसिंग, वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन पृथ्वी का एनवायरनमेंट बाद में ऑक्सीडाइजिंग टाइप का एनवायरनमेंट हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट किया जिसने रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जिसने रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया, उसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी कहते हैं। इसको प्लांटी में अलगी के अंदर रखते हैं। लेकिन विटेकर ने, चूंकि इसके प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा दिखाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे विटेकर ने इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया मोनेरा में। ठीक है, लेकिन ऐसे बाकी एफिनिटीज लेकर के देखेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ अलगी, जो कि प्लांटी में डिस्कस होगा। तो ये ग्राम निगेटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। ये सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो वहाँ आउटर मेम्ब्रेन, हालांकि बाहर उसके कैप्सूल भी होगा, कैप्सूल होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये तमाम तरह की रचनाएं होंगी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि फ्लैजिला कभी भी नहीं होगा किसी भी स्टेज में, वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव हो। फ्लैजिला वुड नेवर बी फॉर्म्ड, फ्लैजिला कभी भी नहीं बनने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि इसके सेल में गैस वैक्यूल आपको दिखाई पड़ेंगे। इसका पिगमेंटेशन जो होगा वो बड़ा यूनिक होगा। लेकिन पिगमेंटेशन के पहले इसमें आप लेकर के देखिएगा तो ये जो सेल होगा, इसके सेल में बहुत सारा फोटोसिंथेटिक लैमेली होंगे एंड दिस फोटोसिंथेटिक लैमेली वुड डेवलप ड्यू टू इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि आप लेकर के देखें कि ये जो है वो एक सेल है, तो इस सेल में बैक्टीरियल अगर सेल माने, सिर्फ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, बाहर का कोई हिस्सा मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बाहर का कोई भी हिस्सा मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि इनके इन्वेजिनेशन से इस तरह का ढेर सारा फोटोसिंथेटिक लैमेली आपको अंदर की तरफ दिख सकता है। और इन फोटोसिंथेटिक लैमेली के मेम्ब्रेन में, इनके मेम्ब्रेन के अंदर आप क्लोरोफिल ए, हायर प्लांट्स की तरह आप देखिएगा कि क्लोरोफिल ए वहाँ उपस्थित होगा। यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। वेयर दे विल बी प्रेजेंट? दे विल बी प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, बिटवीन द मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये जो स्पेस होगा, इस स्पेस में आप बिली प्रोटीन्स, यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट शुड बी देयर, बिली प्रोटीन, वो उनके बीच में, मेम्ब्रेन जो लैमेली होंगे उनके बीच में आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, तो ये पिगमेंटेशन किसी भी दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये जहाँ होंगे वहाँ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए जहाँ होगा वहाँ फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक होने जा रहा है। अब आप थोड़ा आइडिया आपको हो रहा होगा कि कैसे इसने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया होगा। दूसरी जो बात आप लेकर के देखेंगे कि जो अभी मैं बता रहा था इंट्रोड्यूस करते वक्त, कि ये पहला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है विच वाज कैपेबल ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम था, ये पहला ऑर्गेनिज्म है। और ऐसा कैसे हुआ होगा? तो बड़ी सीधी सी बात है कि इसने पानी को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया होगा फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट फैक्ट कि ये जो है
जब ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया और अब ये एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नहीं रहा था, दैट ग्रेजुअली बिकेम ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये जो होगा वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, माना जाता है कि ये लगभग 3 बिलियन ईयर्स से सरवाइव कर रहे हैं। बहुत बड़ा समय अंतराल होता है, 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये माने जाते हैं। और टिपिकल सेक्सुअलिटी वुड बी मिसिंग। टिपिकल सेक्स, चूँकि ये आपको बैक्टीरिया, जब हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पिछले लेक्चर में बताया था तो ये बात आपको कही गई थी कि टिपिकल सेक्सुअलिटी सिंपली मीन्स मियोसिस एंड सिनगेमी। सच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मिसिंग हियर। इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा, बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हैज़ बिन रिपोर्टेड। Professor S.D. Kumar from BHU has reported genetic recombination in Anacystis nidulans। लेकिन आपको उस दिशा में कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन याद रखिए कि लाइक अदर बैक्टीरियल फॉर्म, साइनोबैक्टीरिया में भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हैज़ बिन रिपोर्टेड। अब देखो, साइनोबैक्टीरिया में जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल हैं उसके अतिरिक्त एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल भी आपको दिखाई पड़ेगा, एंड दैट विल बी नोन एज हेट्रोसिस्ट। इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, हेट्रोसिस्ट। और ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर इट विल डेवलप, तो इट विल डिफ्रेंशिएट फ्रॉम नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। किन परिस्थितियों में, तो जिन परिस्थितियों में नाइट्रोजन की कमी होगी। अगर जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ अगर नाइट्रोजन की किल्लत हुई तो जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होंगे दे विल डिफरेंशिएट इनटू दिस स्पेशलाइज्ड टाइप नोन एज हेट्रोसिस्ट। ये नॉर्मली फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे जो फिलामेंटस फॉर्म का 2 ऑर्डर का नाम यहाँ लिख दिया गया है। नॉस्टॉक वाला एक ऑर्डर होगा नॉस्टोकेल्स, और दूसरा होगा स्टिगोनिमेटेल्स। स्टिगोनिमा इसमें शामिल है, तो स्टिगोनिमेटेल्स और नोस्टोकेल्स नामक ऑर्डर में के जो फिलामेंटस स्पीसीज होंगे उनमें हेट्रोसिस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। ये इंटरकैलरी या टर्मिनल कुछ भी हो सकते हैं। और इसके डिफ्रेंसिएशन मैंने कहा कि नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में होगा। कब, जब नाइट्रोजन की किल्लत होगी तब। क्यों ऐसा होगा, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि दिस विल सर्व एज ए साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक साइट के रूप में काम करेगा। तो नाइट्रोजन की कमी ऑर्गेनिज्म को है तो नेचुरली द ऑर्गेनिज्म वुड ट्राई टू डेवलप ए चैम्बर वेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन टेक प्लेस, इसीलिए ये डिफरेंशिएट करेगा। और जब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फोटोसिंथेटिक लैमेली होंगे दे विल बी डिसरप्टेड, और उस डिसरप्शन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि समहाउ फोटोसिस्टम 2 को नष्ट कर दिया जाए। फोटोसिस्टम 2 जब नष्ट होगा, तो जब फोटोसिंथेसिस आपने कभी पढ़ा हो तो, या नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं बताऊंगा कि फोटोसिस्टम 2 के द्वारा ही पानी टूटता है, और पानी जब टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 2 अगर गायब हो गया, पानी नहीं टूटेगा। पानी नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि हेट्रोसिस्ट में इंटरनल जनरेशन ऑक्सीजन का नहीं होगा। that will become anaerobic in nature, वो लगभग एनारोबिक हो जाएगा। that will get a little amount of oxygen for its own survival। ठीक है, तो ये एक एनारोबिक कंपार्टमेंट के रूप में डेवलप करेगा, और ये एक बड़ी आवश्यकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जो एंजाइम होगा नाइट्रोजिनेज, दैट विल बी इनएक्टिवेटेड। और प्रिसाइजली फॉर दैट रीजन हेट्रोसिस्ट में ये जो वेजिटेटिव सेल से जो डिफरेंशिएशन होगा, उस डिफरेंशिएशन की वजह से वहाँ पे पूरी कोशिश ये होती है कि वो एक एनारोबिक चैम्बर के रूप में रचना विकसित हो जाए। अब यहाँ पे दूसरा होगा कि सिर्फ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के चैम्बर के रूप में ही काम नहीं करेगा। समटाइम्स ये स्पोरुलेट करके, इसमें स्पोरुलेशन भी होगा, एंड दैट विल फॉर्म न्यू फिलामेंट। ये नए फिलामेंट को भी जन्म दे सकता है, देता है। अब आप यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे जिस मुद्दे पे, दैट विल बी आर्कीबैक्टीरिया। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। देखो, आर्कीबैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है वेरी एंशिएंट। तो बैक्टीरिया में जो बहुत ही एंशिएंट, सबसे पुराना, बैक्टीरिया में जो सबसे पुराना ग्रुप होगा उसी को आप कहेंगे कि ये क्या है, आर्कीबैक्टीरिया।
ये किन मामलों में जो नॉर्मल यू बैक्टीरिया उनसे अलग होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो देखो, पहली बात है कि आर्की बैक्टीरिया कोई सिंगल ग्रुप नहीं है। आर्की बैक्टीरिया दे नेवर रिप्रेजेंट सिंगल ग्रुप। ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो कि बहुत ही पुराने हैं और फाइलोजेनेटिकली दे आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। जो नॉर्मल बैक्टीरिया होगा उससे ये फाइलोजेनेटिकली काफ़ी अलग हैं। ये बात हम लोग कैसे कहते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस होगा उसके स्टडी के बेसिस पे ये देखा गया है कि जो यू बैक्टीरिया होंगे और ये जो आर्की बैक्टीरिया होने जा रहे हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस होगा। तत्पश्चात अब अन्य कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जैसे पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल यू बैक्टीरिया में दिखाई पड़ता है, उसमें आपको मैंने कहा था कि पॉलीसेकेराइड का चेन होगा, उस पॉलीसेकेराइड में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन वुड बी देयर, अल्टरनेट वहाँ बताया गया था कि होगा। यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि म्यूरामिक एसिड एब्सेंट होगा, तो प्रेजेंस ऑफ म्यूरामिक एसिड इज यूनिवर्सल फेनोमेनन इन सेल वॉल ऑफ द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड की उपस्थिति एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है, यहाँ पे ये नहीं होगा। दूसरी बात की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर लिंकेज से फैटी एसिड जुड़ा होगा, जिसमें पफा भी होने जा रहा है। यहाँ पे आप लेकर के देखेंगे कि ईस्टर लिंकेज नहीं है, ईथर लिंक्ड ब्रांच्ड आइसोप्रिनॉइड साइड चेन्स होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। वहां पे ईस्टर लिंकेज के जरिए फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ईथर लिंकेज होगा आइसोप्रिनॉइड साइड चेन का, जो कि ब्रांच्ड होंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होने जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि ट्रांसफर आरएनए में राइबोथाइमिडीन नामक न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा। इसके लिए थोड़े से बायोकेमिस्ट्री की जरूरत आपको पड़ेगी। अभी तो आप बस इतना याद रखिए कि दिस पार्टिकुलर न्यूक्लियोसाइड वुड बी मिसिंग इन आर्की बैक्टीरिया। डिप्थेरिया टॉक्सिन के प्रति ये ससेप्टेबल होंगे। डिप्थेरिया टॉक्सिन के प्रति दे विल बी ससेप्टेबल। प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत जो होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की जो शुरुआत होगी, दैट विल बी डन बाय टीआरएनए मेट फॉर मिथियोनिन। यू बैक्टीरिया में देखिएगा कि ये सिंथेसिस जो होगा ये इनिशिएट किया जाएगा एफ-मेट के द्वारा। इन यू बैक्टीरिया protein synthesis is initiated. In eubacteria, polypeptide chain synthesis is initiated। वहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा किसके द्वारा? तो बाई टीआरएनए एफ-मेट के द्वारा। ये काम किया जाएगा टीआरएनए एफ-मेट के द्वारा। यहाँ पे कैसे होगा? मेट के जरिए होगा। ये मैंने अभी जो बताया कि फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस कैसे पता चला, तो विद द हेल्प ऑफ आफ्टर द स्टडी ऑफ रेदर 16S राइबोसोमल आरएनए, 16S राइबोसोमल आरएनए के स्टडी से पता चला कि जो यू बैक्टीरिया है वो और आर्की बैक्टीरिया के बीच में काफ़ी बड़ा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस मौजूद है। अब इसमें आप लेकर के देखिएगा कि बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज। एक जो होगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, नाम से स्पष्ट है, ये मीथेन जनरेट करने वाले आर्की बैक्टीरिया। वेयर दे विल बी फाउंड, कहाँ पाए जाएंगे? तो ये जो होंगे वो मार्सी दलदली वाली जगह में पाए जाएंगे। जो रूमिनेंट एनिमल है, गाय भैंस, उनमें जो कंपाउंड स्टमक होगा उनमें पाया जाएगा और बायो फर्मेंटर्स में पाए जाएंगे। तो कंपाउंड स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल, गाय या भैंस जैसे जानवरों के कंपाउंड के अंदर कंपाउंड स्टमक होगा, उनमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होगा। दलदली जगह जो होगी, मार्शी लैंड, वहाँ पे होंगे, बायो फर्मेंटर्स में होंगे। और ये जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को या हाइड्रोजन को या फॉर्मिक एसिड को या एसीटेट को मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन या फिर फॉर्मिक एसिड या फिर एसीटेट, किसमें? तो दे कैन कन्वर्ट देम इन मीथेन। और चूंकि ये मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसीलिए इन्हें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है।
दूसरी तरफ देखो ये बैक्टीरिया जो होंगे बायोगैस में, इन्हीं बैक्टीरिया की मदद से मीथेन जनरेट होता है जो हमारे लिए फ्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हेलोफिलिक बैक्टीरिया, इस हेलो का स्पेलिंग अगर आप देख रहे हैं तो ये हेलो, ये टेलीफोन वाला हेलो नहीं है, ये हेलो जो है वो सेलाइन कंडीशन से एफिनिटी की वजह से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो दे विल अगर इन ए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये पिगमेंटेड मेम्ब्रेन को डेवलप करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट उपस्थित रहा तो मेम्ब्रेन वुड बिकम पिगमेंटेड, और ये पिगमेंटेड मेम्ब्रेन जो होगा दैट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, लाइट एनर्जी, एंड दैट मेम्ब्रेन इज गोइंग टू यूज द लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसाइजिंग ATP, बट दिस ATP वुड नॉट बी यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश की उपस्थिति में मेम्ब्रेन पिगमेंटेड हो जाएगा, और ये पिगमेंटेड मेम्ब्रेन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा, लेकिन उस एब्जॉर्ब की गई लाइट एनर्जी से ATP जो बनेगा, उस ATP का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में नहीं होगा, नॉट यूटिलाइज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर बात आती है थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया की। नाम से स्पष्ट है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लो pH और हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे, और देखो इनमें क्षमता होगी कि एरोबिक कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड बना सकें, एनारोबिक कंडीशन में ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना सकते हैं। चूंकि एरोबिक कंडीशन में इनके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा सकता है, दैट्स वाई जहाँ ये हैं वहाँ अगर सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं तो नेचुरली pH वहाँ नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे इसकी सर्वाइवल नहीं होने जा रही है, क्योंकि वो लो pH को भी आराम से विथस्टैंड कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, टेम्परेचर भी हाई रहा तब भी बर्दाश्त कर सकते हैं नेचुरली। तब इनको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल थर्मस एक्वेटिकस, जो कि सोर्स होगा टैक पॉलीमरेज का, टैक पॉलीमरेज का वो स्रोत होगा, ये इसी से निकलेगा। जब आपको PCR में पढ़ाऊंगा तो फिर ये इस एंजाइम के बारे में बताया जाएगा। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम होगा जो कि थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कि DNA की मल्टीपल कॉपीज़ को तैयार करने के लिए वी नीड ये DNA पॉलीमरेज, और DNA पॉलीमरेज एक थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया से निकालेंगे, और उसी थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया के स्पीसीज़ के नाम के आधार पे, चूँकि वो स्पीसीज़ होगा थर्मस एक्वेटिकस, इसीलिए थर्मस का T, एक्वेटिकस का AQ मिला करके टैक पॉलीमरेज शब्द बना है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी देखते वक्त इस पर चर्चा करेंगे। अगली खबर ये है कि ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये आज भी वैसी परिस्थितियों में पाए जाते हैं जो बहुत ही मतलब ये परिस्थितियाँ प्रिमिटिव अर्थ की तरह की परिस्थितियाँ हैं, और ये जो हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये माना जाता है, कहते नहीं, रेदर इट इज़ बिलीव्ड, एंड ये जो विश्वास किया जाता है उसके पीछे आर्गूमेंट्स हैं कि ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं, दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। एंड फाइनली चैप्टर के अंत में प्राय मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, और मैसेज इज दिस वन: ग्रेट थिंग्स आर डन बाय ए सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। कोई भी बड़ा काम, कोई भी महान काम जो होगा, दैट विल बी डन बाय ए सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। तो छोटा छोटा उठाया गया कदम ही एक बड़ी यात्रा को पूरा करने का तरीका होता है। मोर और लेस यही बात यहाँ इको की जा रही है। इस मैसेज के पीछे बस मुझे ये कहना है कि पठन पाठन करते वक्त आपको हर छोटी तैयारी एक बड़ी तैयारी का यूनिट के रूप में काम करने जा रहा है। तो तैयारी करते वक्त हर छोटे कदम पे ध्यान रखिए, और तभी जा कर के टोटलिटी में आपका प्रिपरेशन एक निश्चित शेप लेगा। With that message, I stop here. Thank you. Take care.